फिर कभी आप कहीं बाहर जाते हैं फ्रेंड्स में, बहुत लोग आपसे ये बात बोलते हैं कि उनको आर्थराइटिस हो गया है। फ्रैंकली कुछ थोड़े बहुत स्पेसिफिकली ये बात बोलते हैं कि उनको ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया है। आखिर ये आर्थराइटिस होती क्या है, क्यों होती है, किसको होती है, कब होती है, आज हम आपको ये सारी बातें क्लियर करेंगे। आज का टॉपिक है, उसका नाम है ऑस्टियो आर्थराइटिस। छोटे शब्दों में हम इनको OA भी बोलते हैं। शरीर में हमारे जहाँ पे जोड़ है, जहाँ पे जॉइंट है, वहाँ पे हर जगह पे आर्थराइटिस होगी। ये आर्थराइटिस आज से 5000 साल पहले भी होती थी, ये आर्थराइटिस आज से 5000 साल बाद भी होगी। ये एक तरह से डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स होता है, जैसे कि हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, हमें आँखों में मोतियाबिंद होता है, हमारे दांत गिरते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ती हैं, हमारी स्किन यहाँ की वीक हो जाती है। ये सभी डीजनरेटिव डिसऑर्डर्स होते हैं। उसी तरह से ऑस्टियो आर्थराइटिस जो होती है वो हमारे जॉइंट्स का डीजनरेशन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है अ डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज, मतलब कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर जब बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होता है तो सब चीज़ कमज़ोर होती हैं, और उसके साथ साथ में एक चीज़ जो कमज़ोर होती है वो है हमारे जॉइंट्स। तो ऑस्टियो आर्थराइटिस इज अ डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज। ये होती क्यों है? जैसे जैसे उम्र बढ़ी, जो हमारा वियर एंड टीयर हुआ, हमने जितना काम किया, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, उतरते हैं, हम भारी सामान कंधों पे लेके कभी पहाड़ पे जाते हैं, खेतों में काम करते हैं, लंबा चलते हैं, लंबी साइकिल चलानी पड़ती है, बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है, बहुत खड़े रहना पड़ता है, आगे झुक के काम करते हैं, खड़े रह के काम करते हैं इत्यादि। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं वियर एंड टीयर एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज। ज़्यादातर जो डीजनरेशन है, जैसे मैंने बताया, उन लोगों में देखा जाता है जो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। कोई लेबर है जो कि बहुत ज़्यादा झुकने का काम करता है, तो उसको कमर का दर्द हो सकता है। इसके लिए हम बोलते हैं कि उसको कमर की आर्थराइटिस हो गई है। जो अपने जोड़ों को यानी कि घुटनों को ज़्यादा यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करना होता है सीढ़ियों पे, उनको घुटने का आर्थराइटिस होता है, घुटने का ऑस्टियो आर्थराइटिस होता है। जो बहुत ज़्यादा हाथ का काम करते हैं, बुनाई का जो कारीगर होते हैं, उनको कलाई का, अंगूठे का, उंगलियों के जोड़ों का आर्थराइटिस होता है, उसको वहाँ की ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये उन लोगों में ज़्यादा देखा जाता है जो ज़रूरत से ज़्यादा काम करते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो ये जो भी एल्डरली होते हैं, मतलब जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनमें ज़्यादा देखा जाता है। स्टार्टिंग की बात करूं तो स्टार्टिंग जैसे कि एक 40 से 45 साल की उम्र में इसकी स्टार्ट ऑनसेट होता है। ये ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, धीरे 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 करके एक जॉइंट जो है वो डीजनरेट करता है, या कि वो थोड़ा डीजनरेशन की तरफ अग्रसर होता है, प्रोग्रेसिव होता है उसकी तरफ से। और महिलाओं में ये ज़्यादा देखा जाता है एज़ कम्पेयर टू मेंस, की फीमेल जो होती हैं उनमें कमर का दर्द, घुटने का दर्द ये ज़्यादा देखा जाता है कंपैरेटिवली। ऑस्टियो आर्थराइटिस जो होती है, मतलब कि हमारी कॉमन आर्थराइटिस, ये दो प्रकार की होती है। एक है हमारी प्राइमरी आर्थराइटिस, एक होती है हमारी सेकेंडरी आर्थराइटिस। प्राइमरी आर्थराइटिस और एक होती है हमारी सेकेंडरी आर्थराइटिस। प्राइमरी आर्थराइटिस जैसे मैं अब तक बता रहा था आपको, जो कि एज रिलेटेड होती है, ऑनसेट होगा 40 साल की उम्र तक, और ये धीरे 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 बढ़ती चली जाएगी, जिसको हम लोग ओल्ड एज या फिर जो हमारा बुजुर्ग होते हैं उनको एज रिलेटेड आर्थराइटिस होती है। सेकेंडरी आर्थराइटिस वो होती है जो कि किसी की वजह से होती है, मतलब कि उसके पीछे कोई कारण है। जैसे मैंने कारण यहाँ पे लिखे हैं कि अगर आपको कोई चोट लग जाए, पोस्ट ट्रॉमेटिक, आपका फ्रैक्चर हो गया है किसी जोड़ में, उसके बाद में उसकी कोई सर्जरी हुई या डॉक्टर ने उस पर प्लास्टर लगा दिया, तो दैट पर्टिकुलर जॉइंट इज बाउंड टू गेट अ पोस्ट ट्रॉमेटिक सेकेंडरी आर्थराइटिस, इसको बोलते हैं। इस तरह से सिस्टमिक इलनेस जो है, जो कि इसमें कि एक दूसरी तरह का एक आर्थराइटिस आता है, जिसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जिसको आम भाषा में आपने सुना होगा कि गठिया बाय का रोग जो होता है उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। इसमें
कुछ हमने देखा गया है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, तो ये सिस्टमिक इलनेस है। इसी की तरह से कुछ होता है गाउटी आर्थराइटिस, जिसमें कि आप बोलते हैं कि बाय का रोग होता है, जिसमें एक पर्टिकुलर कुछ खाना खाने की वजह से यूरिक एसिड बढ़ता है और उसको हम लोग गाउटी आर्थराइटिस बोलते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारे सेकेंडरी आर्थराइटिस होते हैं। थर्ड रीज़न आता है ओबेसिटी, मतलब कि अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स जिसको हम BMI बोलते हैं वो आपका अनहेल्दी है, तो उसमें आपका ओबेसिटी आएगा। फोर्थ रीज़न आता है हाइपर मोबिलिटी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि किसी का अंगूठा जो है वो यहाँ तक टच कर जाता है, या जो बीच की उंगली है मिडिल फिंगर ये पीछे तक टच कर जाती है, या वो अपने हाथ को पूरा पीछे तक उठा के इस कंधे को पीछे तक ले जाते हैं, मतलब कि उनको हाइपर मोबिलिटी होती है। आप उनके नी में देख सकते हैं कि उनका नी थोड़ा हाइपर एक्सटेंशन में रहता है, या फिर उनका एल्बो का जो एंगल है वो हाइपर एक्सटेंशन में होता है। ऑल दोज काइंड ऑफ पीपल, उनको जो हाइपर मोबिलिटी है वो हाइपर मोबिलिटी की वजह से भी उनको सेकेंडरी आर्थराइटिस चेंजेस होते हैं। उसके बाद में आता है वेरस एंड वेल्गस डिफॉर्मिटी। वेरस एंड वेल्गस मतलब हमारा या तो घुटने जो हैं, अगर मैं ये पेल्विस है, ये हमारे पैर है, ठीक है, अगर ये हमारे पैर हैं तो ये घुटने या तो मिल जाएं, मतलब नॉक नी हो गया है, या फिर हमारा बो नी हो गया है, इसको हम बोलते हैं। तो ये वेरस एंड वेल्गस डिफॉर्मिटी होती हैं, जिसकी वजह से भी हमें सेकेंडरी आर्थराइटिस होती है। आप बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो कि ओल्ड एज हैं, उनको देख सकते हैं कि वो किस तरह से एक डक की तरह वॉक करते हैं। तो उस तरह की जो गेट्स पैटर्न होते हैं वो हमें वेरस एंड वेल्गस डिफॉर्मेशन में दिखते हैं। नेक्स्ट जो कॉज है वो कुछ कंजेनाइटल यानी कि जन्मजात होते हैं, मतलब कि उनको किस तरह का रोग है, जिसमें कि बोल सकते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या ऑर्थोपेडिक डिसऑर्डर्स हैं, जिसकी वजह से भी सेकेंडरी आर्थराइटिस होते हैं। तो सेकेंडरी आर्थराइटिस की लिस्ट बहुत लंबी है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है। और क्लिनिकल प्रैक्टिस में सेकेंडरी आर्थराइटिस रिलेटेड पेशेंट जो ऑस्टियोआर्थराइटिस बनते हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सेकेंडरी आर्थराइटिस को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, जानना भी बहुत ज़रूरी होता है एज ए पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको अगर आज कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप उसका समाधान जल्दी से जल्दी करिए। ऐसे ना हो कि ये सेकेंडरी आर्थराइटिस कल को परसों में 5 साल 20 साल में जाके आपका एक ऐसा आर्थराइटिस बन जाए जो कि 20 साल पहले अवॉइड हो सकता था, जिसकी वजह से आज आपको कुछ सर्जरी करानी पड़ रही है। लेट्स सपोज कि आपको नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट या शोल्डर रिप्लेसमेंट ऐसी कोई सर्जरी करानी पड़ रही है। तो आप अगर आज से सचेत रहते हैं तो ये जितने भी सेकेंडरी आर्थराइटिस चेंजेस हैं ये आपको बचा सकते हैं, और आपको किसी भी प्रकार की कोई रिप्लेसमेंट सर्जरी या करेक्टिव सर्जरीज कराने की नौबत नहीं आएगी। इसी में एक लास्ट ऑप्शन है, इसका नाम है मेटालिक डिसीजेस, मतलब कि रिकेट्स, मतलब कि किसी पर्टिकुलर विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से अगर आपको कोई मेटालिक डेफिशिएंसी होती है तो उस कमजोरी की वजह से भी आपको सेकेंडरी आर्थराइटिस चेंजेस हो सकते हैं। जब भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो आपके पास में क्या सिम्टम्स आएंगे, आप कैसे पहचान कर सकते हैं कि आपको आर्थराइटिस शुरू हो गई है। सिम्टम्स जो हैं, सबसे प्रमुख सिम्टम्स है उसका नाम है दर्द, मतलब कि आपको पेन होगा। दर्द आपको घुटनों में, एड़ी में, कमर में, कंधों में, कहीं पे भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये दर्द धीरे 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 स्टार्ट होगा। हमेशा आपके पास में एक हिस्ट्री होगी कि मेरा दर्द 6 महीने पुराना है या 1 साल पुराना है। जो दर्द होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस वाला वो एक्टिविटी करने से बढ़ता है, मतलब कि आपने सिलाई कढ़ाई करी, बुनाई करी, आपने ज़्यादा वॉक किया तो आपका दर्द बढ़ जाएगा। फिर आता है स्टिफनेस, मतलब कि अक्सर पेशेंट या मरीज या आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स आपके बोल सकते हैं कि उनके घुटनों में, जोड़ों में, एड़ी में, कंधों में जकड़ाव होता है, उनको लगता है कि कोई इसको चटका दे, उनको लगता है किसी ने उनको कस के पकड़ा हुआ है। फिर आता है क्रेपिटस, मतलब कि आपने देखा होगा कि सीढ़ियाँ चढ़ने या उतरने में घुटनों से आवाज़ आती है, हाथों को ऊपर उठाने में कंधे से आवाज़ आती है। तो ये जो आवाज़ का जो सिम्टम्स है इसको हमारी भाषा में क्रेपिटस बोलते हैं, जो कि एक बहुत प्रमुख सिम्टम है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन, मतलब कि आपका कंधा ऊपर नहीं उठ रहा है, ये जाम होना शुरू हो गया है, पीछे नहीं जा पाता है, आप गर्दन को पूरा नहीं घुमा पाते, आपके जोड़ों की जो रेंज है वो कम हो गई है।
घुटना पूरा सीधा नहीं होता है, कोई फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी में चला गया है, पूरा मुड़ता नहीं है इत्यादि। फिर आता है मैनेजमेंट कि आखिर हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को ठीक किस तरह से कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका होता है कंजर्वेटिव, जिसमें आती हैं दवाइयाँ, फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज, वेट लॉस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, और उसके बाद आता है सर्जिकल इंटरवेंशन। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से पेशेंट ठीक नहीं होते हैं तो फिर आते हैं सर्जिकल इंटरवेंशन, जिसमें कि पेशेंट को डॉक्टर के पास जाके, सर्जन के पास जाके किस तरह की रिप्लेसमेंट सर्जरी, करेक्टिव सर्जरीज के लिए जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से सिम्टम्स हैं और ट्रीटमेंट हैं। लेकिन प्रिसाइजली जो हम आज बात करने वाले हैं वो बहुत कॉमन जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, जिसको बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी जॉइंट, हम आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। जो घुटने का आर्थराइटिस होता है, जिसको बोलते हैं नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, आज मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। जो स्टार्टिंग में जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है वो इंट्रोडक्शन था ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। मेनली वीडियो होने वाली है आखिर घुटनों में दर्द क्यों होता है, किस प्रकार से होता है, घुटनों के दर्द के बेइंतहा लोग बाग परेशान हैं, इसके बारे में आपको जानकारी लेना बनता है। वीडियो पर्टिकुलरली इस टॉपिक पर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल जॉइंट एफर्ट्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक को लाइक करिए और इनको उस लोगों तक शेयर करिए जिनको इस तरह की बीमारियों की से वो पीड़ित हैं या इस तरह की बीमारियों की वजह से उनको दर्द है। तो बात करते हैं नी जॉइंट की। नी जॉइंट में हमारे दो प्रकार के जॉइंट होते हैं। एक होता है टिबियोफिमोरल और दूसरा होता है पटेलोफिमोरल। मतलब कि जो हमारी दो हड्डियां होती हैं टिबिया और फिबुला, मतलब कि मेरी थाई बोन और मेरी जो नीचे की बोन होती है, ये वाली है मेरी थाई बोन और ये वाली है मेरे लोअर लेग की बोन। इन दोनों के बीच में जो जोड़ बना उसको हम लोग टिबियोफिमोरल बोलते हैं। और जो हमारे घुटने की ऊपर की जो कटोरी होती है, जिसको हम पाली बोलते हैं या पटेला बोलते हैं, तो जो हमारे ऊपर थाई की जो बोन होती है, ऊपर थाई की जो फीमर बोन है, उसके साथ में जो ऊपर कटोरी लगी होती है, जब पटेला और फीमर के साथ में जॉइंट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं पटेलोफिमोरल जॉइंट। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो घुटने का होता है वो या तो टिबियोफिमोरल में होगा या फिर पटेलोफिमोरल में होगा। इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जो कार्टिलेज होता है वो धीरे धीरे करके घिसना शुरू हो जाता है और बोन्स आपस में टकराने लग जाती हैं। इसको बोलते हैं आर्थराइटिस चेंजेस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहले क्या होता है कि जो आपका कार्टिलेज होता है उस कार्टिलेज में कुछ चेंजेस आने शुरू होते हैं। इसमें जो कोलेजन पार्ट होता है वो कोलेजन पार्ट धीरे धीरे कट के रगड़ना शुरू हो जाता है और आपका जो कार्टिलेज होता है वो घिस जाता है। स्टार्टिंग इस तरीके से होती है। उसके बाद में आती है आपकी स्वेलिंग। जब ये कार्टिलेज घिसता है तो उसकी वजह से आपको जो घुटना होता है उसके बाहर की तरफ आपको स्वेलिंग दिखाई देती है और जाहिर सी बात है जब स्वेलिंग आएगी तो आपको दर्द भी आएगा। उसके बाद में क्या होता है, जब कार्टिलेज घिस जाता है और अंदर का जो फ्लूइड है जिसको हम बोलते हैं साइनोवियल फ्लूइड या फिर जो लुब्रिकेंट होता है वो जब घिस जाता है या खत्म हो जाता है तो आपकी दो जो हड्डियां होती हैं ऊपर वाली और नीचे वाली, या फिर ऊपर वाली के साथ जो ऊपर की कटोरी होती है, ये आपस में रगड़ के चलती है। उसके रगड़ के चलने की वजह से घुटनों में, जोड़ों में आवाज़ आती है। सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने पे, नीचे ज़मीन पे बैठने पे या फिर इंडियन टॉयलेट सीट यूज़ करने पे आपको घुटनों में आवाज़ आती है। इसके बाद जब हड्डियां आपस में टकराती हैं तो फिर बोन का शुरू होता है वियर एंड टियर। मतलब कि अब आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो रही हैं, हड्डियों में यहाँ पे आपका घिसाव शुरू होना हो जाता है। अगर आप किसी बुजुर्ग आदमी का एक्सरे उठा के देखते हैं तो उसमें दिखेगा कि वो इतना स्मूथ नहीं होता, वहाँ पे कुछ ऑस्टियोफाइट्स या फिर मार्जिनल लिपिंग्स हैं वो आ जाती हैं। उसके बाद में शुरू होता है दर्द का सिलसिला। आप दवाई खाते हैं, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे रहते हैं, आपकी एक्सरसाइज चलती है और जब वो फ्रूटफुल नहीं होता है तो आप लोग मूव करते हैं
सर्जरी की तरफ। लेकिन पता कैसे चलता है इसका कि आपको आर्थराइटिस है? इसके कंफर्मेशन के लिए दो तरह के लैब टेस्ट होते हैं। एक का नाम होता है एक्सरे और दूसरे का नाम होता है एमआरआई। एक्सरे में देख के आप ये बता सकते हैं कि आपका कितना ज़्यादा चेंजेस हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की ग्रेडिंग होती है 0, 1, 2, 3, 4 और ये जो ग्रेडिंग होती है ये एक्सरे के बेसिस पे क्लियर होती है। एमआरआई में आपकी ये देखा जाता है कि कुछ जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं घुटनों के बीच में, उस जिसको हम बोलते हैं मेनिस्कस या फिर लिगामेंट। तो मेनिस्कस और लिगामेंट जब आपके घिस जाते हैं, उनमें चोट लग जाती है, उसकी वजह से भी आपको आर्थराइटिस होती है। तो उस तरह की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो आती है आपके एमआरआई के अंदर। ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो ग्रेडिंग होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की जो ग्रेडिंग होती है वो 0 से लेके 4 तक की होती है। 0 में क्या होता है कि कोई बोन लॉस नहीं होता है, जैसे कि एक यंगस्टर का होता है। माइनर्स में क्या होता है कि जो ग्रेड 1 आता है उसमें माइनर थोड़े से स्पर्स निकल जाते हैं, थोड़ी सी लिपिंग होनी शुरू हो जाती है। थर्ड में क्या होता है कि घुटनों में थोड़ा स्टिफनेस आती है, पेन शुरू होता है। और सॉरी मैंने आपको थर्ड बोल दिया, सेकंड में होता है ये कि आपको उसमें पेन है, वॉक करने में स्टिफनेस आती है। थर्ड में आपकी स्टिफनेस बढ़ती है और आपके जो पेन की फ्रिक्वेंसी होती है वो ज़्यादा होती है। पेशेंट आके ये बात बोलने लगता है कि वो अब कुछ पर्टिकुलर किलोमीटर तक या फिर डिस्टेंस घर में खड़े खड़े उसको दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। चौथे लेवल में आपकी बोन में डिफॉर्मेशन आती है, पेन की कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं। तो इस तरह से हमारे इसकी क्लासिफिकेशन होता है ग्रेडिंग का। जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जो कि आज की वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है कि आप पेशेंट को एजुकेट करिए कि आपका ये जो दर्द है वो कैसे जाएगा। मतलब कि पेशेंट का एजुकेशन की सबसे पहली बात, तो आपको ये जो दर्द है वो किस वजह से है। जितनी भी जानकारी मैंने अब तक आपको वीडियो में दी, ये जानकारी हर एक उस आदमी को होनी चाहिए जो को ऑस्टियोआर्थराइटिस से पीड़ित है, जिसको घुटनों में दर्द है। सेकेंड चीज़ आती है कि आप जल्दी से जल्दी फिजियोथेरेपी या फिर एक्सरसाइज के ऊपर मूव करिए। आपको अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास में एक अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा जो कि आपको इस घुटने के आर्थराइटिस से बचा सकता है। हमारी इसी वीडियो में नीचे की तरफ मल्टीपल टाइम्स आप हमारे क्लिनिक का वेबसाइट, हमारा एड्रेस और फ़ोन नंबर देखेंगे। हम लोग ऑनलाइन कंसल्टेशंस के लिए अवेलेबल होते हैं सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। आप एड्रेस भी जान सकते हैं और हमारे क्लिनिक पे आके भी फिजियोथेरेपी जो होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए उसका इलाज करा सकते हैं। आप फ़ोन के द्वारा ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी ले सकते हैं। थर्ड जो बात है ज़रूरी, वो आता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। मतलब कि ठीक से बैठना, ठीक से खाना खाना, ठीक टाइम पे सोना। लाइफस्टाइल चेंज करने से पेशेंट के सिम्टम्स बहुत हद तक कम हो सकते हैं। अगर आप पोस्चर का ध्यान रखें, सीढ़ियाँ कम उतरे चढ़ें, आप खड़े कम होएं, आप अच्छा जूता पहने, बहुत घिसा हुआ जूता ना पहने, तो ये सारी जो बातें हैं ये आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस में आती हैं और ये आपके घुटने के दर्द को कम करती हैं। उसके बाद में आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं वेट लॉस। मतलब कि आप अपना वज़न कम करिए। ज़्यादातर जो मोटे लोग होते हैं, ओबीस होते हैं, उसमें वेट बढ़ा हुआ होता है, आर्थराइटिस ज़्यादा होती है, दर्द ज़्यादा होता है। किसी अच्छे डाइटिशियन से मिलिए, न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए जो कि आपका वेट लॉस में आपकी हेल्प करेगा। आपको अगर डाइटिशियन या फिर न्यूट्रिशनिस्ट की हेल्प चाहिए, उसके लिए भी आप जो नीचे हमारे नंबर फ्लैश कर रहे हैं हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको अच्छे डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह दे सकते हैं। फिफ्थ जो हमारा है, जो बचाव है, मैनेजमेंट ट्रीटमेंट है, वो होता है ब्रेसिंग। मतलब कि किस तरह का हमको नी कैप पहनना है। एक तरह के नी कैप होते हैं जो कि आपका हिंज के साथ में होते हैं, एक होते हैं विदाउट हिंज। मतलब विद हिंज और एक होता है विदाउट हिंज। किस केसेस में आपको हिंज की ज़रूरत पड़ेगी, किस केसेस में हिंज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सारी बातें भी आप हमसे फ़ोन पे संपर्क करके जान सकते हैं। ठीक है। लास्ट में आता है आपका ट्रीटमेंट जिसको हम बोलते हैं फार्माकोलॉजी, मतलब कि आपकी दवाई।
दवाइयों के लिए आप किसी भी हड्डी वाले डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं, जो कि आपको दर्द की दवाई देके इस ऑस्टियोआर्थराइटिस को और साथ साथ में जितना भी ये एजुकेशन आपको दी जा रही है, इन सबके साथ में मिलके आपके पेन को काफ़ी हद तक कम करा जा सकता है। पर्टिकुलरली जो 2 बातें हैं जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं, वो एक है आपका एक्सरसाइज और दूसरा है आपका लाइफस्टाइल के साथ में वेट लॉस। ये जो चीज़ें हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी के बचाव में। अब अगर बात करते हैं कि आप एक्सरसाइजेस किस तरह की करनी है, कौन कौन सी करनी है, तो इसी वीडियो के जो कमेंट सेक्शन है उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में हमारी यूट्यूब के उन वीडियोस का लिंक है जहाँ पे कि हमने नी के दर्द में, घुटने में दर्द में करने की एक्सरसाइजेस बता रखी हैं। एक पर्टिकुलर हमने वीडियो बना रखा है जो कि आपको बताता है कि आपको अगर ग्रेड 1 का आर्थराइटिस है तो ये काम करना है, ग्रेड 4 का आर्थराइटिस है तो आपको ये काम करना है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको सारी एक्सरसाइजेस के साथ साथ में और भी बहुत सारी जानकारी मिलेगी जो कि आपको ये बात बताएगी कि घुटनों में अगर आर्थराइटिस है तो आप उसके लिए किस किस तरह की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी हैं। इसी के साथ आज का ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को आगे और फैलाएंगे, उन लोगों तक शेयर करेंगे जिनको घुटनों में दर्द है। इस वीडियो से आपको जानकारी बहुत मिलेगी और डिस्क्रिप्शन पे जरूर जाइएगा और हमारे वीडियो को इसी तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।